नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी ईसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज और कृति का भाग 1 के लगभग 153 प्रश्न सम्मिलित किए जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला जो हमारा प्रश्न है वो हीरा मोती जो एक कहानी है साथियों, दो बैलों की, उससे ये संबंधित है। तो इसमें साथियों प्रत्येक जो है पार्ट के 10 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिएगा आप, पहला प्रश्न है, छोटी सी लड़की उन दोनों यानी कि हीरा और मोती के मुंह में रोटी देकर चली गई थी। इसका मूल कारण क्या था? उनकी प्रति जो है उनकी भूख शांत करने के कारण, या उनके प्रति दया दिखाने के कारण, या उनके प्रति आत्मीयता के भाव होने के कारण, या उनके प्रति सज्जनता दिखाने के कारण। तो याद रखना, उनके प्रति आत्मीयता भाव होने के कारण जो है वह उन दोनों बैलों को जो है 2 रोटी देने के लिए चली गई, परंतु उनसे भूख तो शांत नहीं होती थी, परंतु आत्मीय भाव होने के कारण वह उनको इस प्रकार से 2 रोटी देकर चली गई। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, सांड जो आदि था वो किसका था? मल्ल युद्ध करने का, डर कर भागने का, शत्रुओं को पछाड़ने का, या फिर हिल मिलकर रहने का? तो याद रखना, मल्ल युद्ध करने का वो सांड आदि था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, तीसरा प्रश्न, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ये कथन कौन का है, किसका है? हीरा का, मोती का, गाय का, या गधे का? तो राइट आंसर होगा ख, मोती का था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, गधे में किसके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? आम आदमी की तरह, चोर डकैत, ऋषि मुनियों की तरह, या फिर कुलीन वर्ग? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋषि मुनियों के जो गुण होते हैं वो गधा के अंदर पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निरापद सहिष्णुता का क्या अर्थ है? संत भोलापन, अत्यंत मूर्खता, अत्यंत सहनशीलता और सादगी? तो अत्यंत सहनशीलता गैस का राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है निरापद सहिष्णुता का अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न, दो बैलों की कहानी में हमें जो है कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मेहनत करनी चाहिए, अपने मालिक की सेवा करनी चाहिए, भाग्य पर विश्वास करना चाहिए, या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, दोनों बैल गया से नफरत क्यों करते थे? गया पेट भर चारा नहीं देता था, गया दोनों बैलों को मारता था, उनमें जो है उनसे खूब काम लेता था, उपयुक्त सभी? जी हाँ, घे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कारण थे, इसलिए वो उनसे नफरत करते थे। झूरी ने अपने दोनों बैलों को कहाँ पर भेज दिया था? भाई के घर, ससुराल में, मित्र के पास, या बहन के घर? तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा खे, ससुराल के यहाँ पर गया के पास भेज दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मोती किसका प्रतीक है? बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है साथियों। भारतीय स्वतंत्रता में आंदोलन में जो है मोती किसका प्रतीक? महात्मा गांधी का है, सुभाष चंद्र बोस का है, जवाहरलाल नेहरू का है, और प्रेमचंद का? तो याद रखना, इसमें राइट आंसर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। जबकि हीरा जो है वो गांधी जी का प्रतीक है। या दोनों को आपको याद रखना है। गांधी जी का प्रतीक कौन है? हीरा है, और मोती किसका प्रतीक है? सुभाष चंद्र बोस का है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतवासियों की अफ्रीका साथियों, इस जो है प्रश्न में ऑप्शन नहीं है, चारों के चार, इसमें केवल 2 ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी इसके लिए। भारतवासियों में अफ्रीका और अमेरिका में दुर्दशा होने का कारण क्या था? भारतवासियों की अफ्रीका और अमेरिका में दुर्दशा होने का क्या कारण था? आक्रमणता और आलस्य, जो है पारस्परिक ईर्ष्या और देश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक ईर्ष्या और देश, खे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? साथियों, ये जो प्रश्न है 10वां, इसमें ऑप्शन उत्तर इसका नहीं है, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा रॉन्ग है, सॉरी इसके लिए। 10वें प्रश्न को मैं इसको रॉन्ग करता हूँ, गलत है ये। ओके, इसके साथ 11 प्रश्न देखते हैं साथियों। इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसका उत्तर है नहीं इसमें। नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? पर्यटन मार्ग, आम आवागमन मार्ग, सैनिक मार्ग, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिक मार्ग था, गैस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, भरिया किसे कहते हैं? पानी भरने वाले कहार को, जो है भारवाहक कुली को, या फिर मजदूरी करने वाले को, या फिर पुरोहित को? तो राइट का आंसर हो जाएगा भारवाहक, यानी कुली को कहा जाता है, जो है आपके भरिया कहा जाता है। लाशा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? संस्मरण है, नाटक है, रिपोर्ट ताजा, यात्रा वृत्तांत है? तो ये यात्रा वृत्तांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक समुद्र तल से कितने फीट ऊंचे
जो है खड़े थे, यानी कि मतलब कितनी ऊंचाई पर थे वो समतल से? 15-16 हज़ार फीट की ऊंचाई पर, 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर, या फिर 10-12 हज़ार फीट की ऊंचाई पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर। कौन थे भाई? लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कूची कूची यहाँ शब्द का क्या अर्थ है? डाकू डाकू, भागो भागो, दया दया, बचाओ बचाओ। याद रखने इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गे, दया दया दया, दया करो दया करो। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा कब की थी? सादगी भरे वेश में, भिखमंगे की छद्म वेश में, बौद्ध भिक्षु वेश के वेश में, या फिर राजसी वेश में? तो राइट आंसर जगह भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। खे इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत में जगह जगह बनी फौजी चौकियां और किले में रहा करती थी भारतीय पलटन, तिब्बत पलटन, या फिर चीनी पलटन, या फिर नेपाली पलटन? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा चीनी पलटन, इसमें सेना रहा करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत में लोग लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक किस जो है लिए फिरते थे? क्यों कि किस कारण? जान का खतरा होने के कारण, लुटेरों का अधिक होने के कारण, हिंसक जानवरों का कारण, या फिर हथियार का कानून न होने के कारण? जी हाँ, हथियार का कानून न होने के कारण ऐसा लोग भी ये किया करते थे, जो है बंदूकों को लाठी की तरह हाथ में लिए फिरते थे, घूमते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आदमी से मिलने का बहाना कर सुमति ने लेखक से चलने को कहा था? एक कोर की ओर, सॉरी ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, लंकोर की ओर, यहाँ पर ये लंकोर लिखा हुआ है, यहाँ पर लंकोर याद रखना है आपको। तिंगड़ी की ओर, या फिर यहाँ पर ये तिंगड़ी गलत लिखा हुआ है, इसमें अंक इस प्रकार जो आपकी मात्रा आएगी साथियों, बिंदी आएगी। सीकर बिहार की ओर, या फिर बोध गया की ओर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीकर बिहार की ओर। गैस का राइट आंसर हो जाएगा। सीकर की खेती के जो मुखिया थे वो कौन थे? जागीरदार थे, नमसे थे, सुमति थे, जमींदार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खे, नमसे थे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं, आज बाजार भरा पड़ा है, ये आपका उपभोक्तावादी जो पार्ट है साथ उससे प्रश्न है साथियों। ये आकर्षक वस्तुओं से, विलासितापूर्ण सामग्री से, टूथपेस्ट की किस्मों से, या फिर विज्ञापित वस्तुओं से? तो याद रखना विलासिता की जो सामग्री है उनसे आज पूरा बाजार भरा हुआ पड़ा है। तो बेस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर जन्म किसको दे रहा है? संकीर्णता और स्वार्थ को दे रहा है, वैमनस्य और अलगाव को दे रहा है, आक्रोश और अशांति को दे रहा है, उपयुक्त सभी नहीं है, इसका यही नहीं है, अनैतिकता और अत्याचार को दे रहा है? तो याद रखना जो है आक्रोश और अशांति को क्या दे रहा है? ये जन्म दे रहा है। इस प्रकार से ये उपभोक्तावादी संस्कृति जो बढ़ रही है साथियों, ये आक्रोश और अशांति को, समाज में भेदभाव को क्या कर रही है? आज ये इसको बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भविष्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। क्या बड़ी चुनौती है? बढ़ती हुई विलासिता, बढ़ती हुई बौद्धिकता, बढ़ती हुई अशांति, और बढ़ती हुई उपभोक्तावादी संस्कृति? तो याद रखना इसका राइट जो आंसर होगा बढ़ती हुई उपभोक्तावादी संस्कृति, देश का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की नियंत्रण शक्ति के क्षीण हो जाने का कारण जो है हम हो रहे हैं, इससे क्या हो रहे हैं? हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, बौद्धिक, अकर्मण्य, या फिर अतोत्साहित? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा आपका आज जो है हम इससे क्या हो रहे हैं? दिग्भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं इससे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, लोगों की दृष्टि में सुख क्या है? उपभोग भोग ही सुख है, मस्त रहना ही सुख है, संयमित जीवन में ही सुख है, या फिर प्रभु शक्ति में ही सुख है? तो याद रखना उपभोग को आज लोग क्या समझने लगे हैं? सुख समझने लगे हैं। उपभोग और भोग को ही लोग आज सुख समझने लगे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने किन के लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही है? विदेशी उपनिवेशों के लिए, लघु उद्योगों के लिए, स्वास्थ्य सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो याद रखना स्वास्थ्य सांस्कृतिक प्रभावों के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। सही इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, उपभोक्ता संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उपभोक्ता संस्कृति का जो है, उपभोक्ता संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, नहीं ह्रास हो रहा है, परंपराओं का निभाय हुआ है, परंपराओं का लोप हो गया है, और हम उन्हीं परंपराओं को पर चल रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आज हमारी जो परंपराएं हैं उनका क्या हो रहा है साथियों? ह्रास हो रहा है, उनका अवमूल्यन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गए हैं? पैसे कमाने में, सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने में, सामग्री का इस्तेमाल करने में, वर्चस्व स्थापित करने में, या पर नाचने गाने में? तो याद रखना सौंदर्य जो है प्रसाधन उपयोग करने में आज हमारे पुरुष भी क्या हुए हैं? शामिल हो गए हैं। बे इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है,
संभ्रांत महिलाओं से लेखक का क्या तात्पर्य है? सुंदर महिलाएं, या फिर भ्रम में डालने वाली महिलाएं, या उच्च कुल की महिलाएं। तो यहाँ पर साथियों किताब की बात की जाए पुस्तक के अनुसार, यहाँ पर उच्च कुल की महिलाओं से ये संबंधित है। ठीक है, संभ्रांत महिला उच्च कुल की महिलाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति, संपूर्ण विकास, इसमें से कोई नहीं। तो वैसे मनुष्य का जो वैसे लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए संपूर्ण विकास से, इसका राइट होना चाहिए वैसे बात की जाए तो, परंतु यह आज ऐसा नहीं हो रहा है। वह पक्षी अपने सपनों के गीत द्वारा कैसे गा सकेगा? वह पक्षी किसे कहा गया है साथियों? यहाँ पर जाबिर हुसैन को, सैलानियों को, गोरैया चिड़िया को, या पर सालिम अली को। तो वह देश का राइट आंसर हो जाएगा सालिम अली को कवि ने यहाँ वह पक्षी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, वृंदावन में रासलीला रची थी गोपियों ने, कृष्ण ने, सालिम अली ने, या ग्वालों ने? सीधी बात राइट आंसर होगा श्री कृष्ण ने। वह इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। सालिम अली थे कृषि विज्ञानी, प्रकृति विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी, या पर दूरबीन विज्ञानी? तो पक्षी वैज्ञानिक थे वो। ठीक है, से इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंस की अंतरंग संगनी बन गई थी कौन? छत पर बैठने वाली गोरैया, फ्रीडा लॉरेंस, एयरगन, या फिर आपके तह मीना? राइट इसका आंसर हो जाएगा छत पर बैठने वाली गोरैया। ए इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पक्षी ने सालिम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया? कबूतर ने, मैना ने, गोरैया ने, कोयल ने? तो सही इसका राइट आंसर होगा गोरैया ने। सालिम अली की पुस्तक का नाम क्या है? पक्षियों के देश में, सॉरी सालिम अली की पुस्तक का क्या नाम है साथियों? पक्षियों के देश में, सही। फॉल ऑफ द स्प्रो, प्रकृति के पुत्र, या फिर पर्यावरण सुरक्षा? तो याद रखना उनकी जो आत्मकथा है, उनकी जो पुस्तक है साथियों, उसका नाम है फॉल ऑफ द स्प्रो। गोरैया चिड़िया के बारे में ये पार्ट है पूरा का पूरा, उसके बारे में उन्होंने ये आत्मकथा लिखी है सालिम अली जी ने। तो बेस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था? प्रकृति उनके लिए उपयोग की वस्तु थी, वे प्रकृति पर विजय पाना चाहते थे, वे प्रकृति का दोहन कर सफल होना चाहते थे, या फिर वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे? जी हाँ, यही इसका राइट आंसर होगा, वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सपनों के गीत गाना का क्या तात्पर्य है? अपना पसंदीदा कार्य करना, नींद में गाने जो है गाना, नींद में गाने गाना, झूठी बात करना, या फिर गाने में सपनों का वर्णन करना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, याद रखना। इसका राइट आंसर होगा अपना पसंदीदा कार्य करना, ये सपनों का गीत गाना। इसका राइट आंसर होगा अपना पसंदीदा कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न, सालिम अली को एक और नाम से भी जाना जाता है, बताइए क्या नाम है? जैविक जो जीव वैज्ञानिक, वर्ड एंजल, या फिर बर्ड वाचर, या फिर बर्ड हंटर? तो बर्ड वाचर इन्हें कहा जाता है, पक्षी के बारे में बताने वाले। सही इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट, D.H. लॉरेंस का स्वभाव जो था वो किस प्रकार का था? प्रकृति प्रेमी थे, सीधे साधे थे, खुले थे, या वो सभी? राइट आंसर होगा प्रकृति प्रेमी थे, सीधे साधे व्यक्ति थे, और खुले स्वभाव के थे। तो देश का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में व्यंग किया गया है। ये पार्ट आ सका साथियों, ये चौथा पार्ट हमारा आ चुका है। अब इसमें ध्यान रखना है आप, ये पांचवा पार्ट, सॉरी चौथा नहीं पांचवा है। मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में जो व्यंग संग्रह है किया गया है, ये किस पर व्यंग किया गया है? प्रेमचंद के फटे जूतों के लक्ष्य करके लेखकों की दुर्दशा पर किया गया है, या फिर आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर किया गया है, प्रेमचंद की वेशभूषा पर किया गया है, या फिर तत्कालीन समाज में व्याप्त अमीरी और गरीबी और छुआछूत पर किया है? तो इसका राइट आंसर हो गया आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर किया गया है। तो सही उत्तर इसका होगा बे साथियों, आज के दिखावे की प्रवृत्ति जो है लोगों की और अवसरवादिता पर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाएं जूते में बड़ा छेद होने का परिणाम यह हुआ कि, बाएं जूते में बड़ा छेद होने का परिणाम यह हुआ कि प्रेमचंद की गरीबी झलक आई, उनकी वास्तविकता का पता चल गया या पता लग गया, उंगली बाहर निकल आई, और फटा जूता होने के कारण पता चल गया। फटा जूता होने का पता चल गया। तो अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उनकी जो उंगली है वो बाहर निकल आई। इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते और हम जो है फोटो पर कुर्बान हो रहे हैं, इस प्रकार का कवि का कथन है लेखक का साथियों, हरिशंकर परसाई का। तो ये कथन में तुम शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए आया है? महाजन के लिए, ग्रामीण जन के लिए, अब असभ्य जनों के लिए, या फिर मुंशी प्रेमचंद के लिए?
तो यहाँ रखना यहाँ पे देश का राइट आंसर होगा। ये शब्द जो है वो मुंशी प्रेमचंद के लिए आया है। अच्छा प्रश्न है साथियों, टोपी 8 आने में मिल जाती है और टोपी जो है 8 आना में मिल जाती है और जूते जो है 5 रुपये से क्या काम आते होंगे, परंतु फिर भी आज जो है जो है टोपी है वो सम्मान का प्रतीक है और जूता जो है आज जिसका नीच का प्रतीक है। परंतु यहाँ पर साथियों अलग ही इसको दिखाया गया है, बैंक के माध्यम से पाठ दिया गया इसलिए। तो यहाँ टोपी का जो प्रतीक अर्थ वो क्या है, मान सम्मान है, तुच्छता है, बड़प्पन है, श्रेष्ठता है। तो टोपी का सम्मान तो यहाँ से किससे है, जो है आपका मान सम्मान से है, आदर से है। तो एस का राइट फिलहाल यहाँ पर हो जाएगा, एस का राइट आंसर होगा साथियों। परंतु वर्तमान की बात की जाए तो टोपी आज जो है जूतों पर 25 टोपी नौछावर होती हैं। कभी मतलब इस प्रकार से लेखक ने कहा है यहाँ पर कि जो है 25 टोपी जूते पर नौछावर हो सकती हैं, क्योंकि टोपी तो जो है आपके मात्र कितने रुपए में मिल जाती है, मात्र जो है 50 पैसे में 8 आने में मिल जाती है। परंतु जूता जो है वो 5 रुपये से क्या कमाता होगा। तो आज उस जूते पर 25 टोपियाँ नौछावर हैं। तो कभी नहीं, आज का जो समाज है इस पर व्याप्त है उसको बताया गया। अमीर लोगों पर जो है आज गरीब जो लोग होते हैं वो इस प्रकार से उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनकी जो है चापलूसी करते हैं, वो ईमानदारी के साथ करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है, बनावटी, अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण, व्यंग चित्रण या पर यथार्थपूर्ण चित्रण। तो याद रखना से इसका राइट आंसर होगा व्यंगपूर्ण चित्रण। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी इसका उत्तर साथियों होगा यथार्थ चित्रण, यानी जो वास्तविकता है। यानी मुंशी प्रेमचंद जो थे साथियों, जिनका जो अंदर से थे वो बाहर से थी, इसलिए कवि ने इनका जो चित्रण है वो वास्तविक चित्रण का यहाँ पर उन्होंने कवि ने लेखक ने जो है प्रस्तुत किया है। तो देश का राइट आंसर होगा यथार्थ मतलब होता है वास्तविक चित्र। जैसे अंदर से थे मुंशी प्रेमचंद वैसे ही वो बाहर से दिखते थे, उनके अंदर कोई दिखावा नहीं था। ठीक है, इसलिए देश का राइट आंसर हो जाएगा सॉरी इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रेमचंद का ये फोटो किसके साथ खींचा गया था। अच्छा प्रश्न है, देखिए लेखक के, प्रेमचंद के मित्र के, उनकी पत्नी के या फिर ऑप्शन दे रखा सामने जयशंकर प्रसाद के। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका उनकी पत्नी के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का जीवन कैसा था, दुखों से भरा हुआ, सुख से भरा, अभावों से भरा, इसमें से कोई नहीं। तो उनका पूरा जो जीवन था मुंशी प्रेमचंद का वो अभावों से कमियों से भरा हुआ था। सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, इस पाठ में लेखक ने व्यंग करते हुए कहा है कि क्या कहा है कि भाई प्रेमचंद बहुत अच्छे इंसान हैं, लोग दिखावटी हैं, लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फोटो खिंचवाते हैं, प्रेमचंद एक गरीब आदमी हैं। तो इसका राइट आंसर साथी हो जाएगा लोग इत्र लगाकर चुपड़ करते हैं, खुशबूदार फोटो खिंचवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इस पाठ के अनुसार कैसे लोग व्यक्तित्व, सच्चाई और सादगी को अपनाने वाले हैं। लेखक जैसे, प्रेमचंद जैसे, कोई अन्य या इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथी होगा मुंशी प्रेमचंद जैसे। बेस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद जी के अंदर निम्नलिखित में से कौन से गुण नहीं थे। लिखने का, गाने का, बातें करने का, पोशाक बदलने का। जी हाँ, पोशाक बदलने का उनके अंदर गुण नहीं था, ऐसा हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महादेवी वर्मा ने पूर्व उनके परिवार में वातावरण नहीं था। महादेवी वर्मा से पूर्व उनके परिवार में कैसा वातावरण नहीं था, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का या फिर फारसी भाषा का। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का। और उनकी जो माँ थी वो फिर हिंदी और संस्कृत लेकर आई थी, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, महादेवी के मन ही मन प्रसन्न होने का प्रमुख कारण क्या था। कविता पाठ में चांदी का कटोरा मिलना, सुभद्रा कुमारी जी को मिले कटोरे में खीर खिलाना, पुरस्कार में मिले कटोरे को बापू को देना या फिर मिले कटोरे को सुभद्रा जी को दिखाना। इसका राइट आंसर होगा पुरस्कार में मिले कटोरे को बापू को देना, मन ही मन वो प्रसन्न हो रही थी। ठीक है, प्रश्न साथियों, बेगम साहिबा के घर में बोली जाती थी क्या, बुंदेली भाषा, उर्दू भाषा, अवधी भाषा या फिर मराठी भाषा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका अवधी भाषा बोली जाती है। अवध प्रदेश के, तो इसलिए अवधी भाषा बोली जाती है। गैस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, महादेवी के भाई का नाम मनमोहन रखा गया था किसके द्वारा, उनकी माताजी ने, उनके दादाजी ने, बेगम साहिबा ने या फिर उनके चाचा जी ने। राइट आंसर बेगम साहिबा ने रखा था। नेक्स्ट प्रश्न,
महादेवी के बचपन में देशगत वातावरण जो था वो किस प्रकार का था, देखिएगा। जातिगत एकता का, सरलता और अपनेपन का, सांप्रदायिक मेलजोल का, या फिर विश्वास और प्रेम का। तो सांप्रदायिक मेलजोल का गैस का राइट आंसर हो गया साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी के परिवार की कुल देवी जो थी, कुल देवी थी, वो कौन थी? लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, काली जी, या फिर दे रखा है पार्वती जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा जी थी। कौन थी साथियों? दुर्गा जी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रॉस वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में लेखिका को पहली साथनी के रूप में कौन सी शैली मिली थी? दो मराठी लड़कियां, सुभद्रा कुमारी चौहान, जीनत बेगम, या फिर अद्दपीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुभद्रा कुमारी चौहान, इनको मिली थी क्रॉस वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे देखकर लेखिका चारपाई के नीचे जा छिपी थी? बापू को देखकर, माता को देखकर, मौलवी साहब को देखकर, या फिर ऑप्शन दे रखा है आपका भाई को देखकर। राइट आंसर हो जाएगा गए मौलवी साहब को देखकर। नेक्स्ट प्रश्न है, रस खान अगले जन्म में पत्थर बनना चाहते हैं। कहाँ का पत्थर बनना चाहते हैं साथियों? गोवर्धन पर्वत की शोभा, ताकि जो है गोवर्धन पर्वत की शोभा बढ़ सके, कृष्ण उन्हें उंगली पर धारण कर सकें, कृष्ण का हित साध सकें, या फिर ब्रज की रक्षा कर सकें। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा कृष्ण उन्हें उंगली पर धारण कर सकें। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखिएगा। रस खान अपनी आंखों से देखना चाहते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं को, ब्रज प्रदेश के वन बाग तालाबों को, ग्वाल बालाओं की क्रीड़ाओं को, गोवर्धन पर्वत के सौंदर्य को। और इसका राइट आंसर होगा आपका ब्रज प्रदेश के वन बाग और तालाबों को देखना चाहते हैं। तो ख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण के सब स्वांग करने को तैयार हैं श्री जो है सुदामा। श्री दामा शादी, यहाँ पर सुदामा लिखा हुआ सही, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर। हलदर एक अनुरागनी गोपी, या फिर राधा। राइट आंसर हो जाएगा गए आपका एक अनुरागनी गोपी, उनसे प्रेम करने वाली गोपी। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपी अपने कानों में उंगली देना चाहती है किस कारण से? श्री कृष्ण के बस में हो जाने के खतरे के कारण, श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर आवाज़ न सुनने के कारण, श्री कृष्ण से रूठ जाने के कारण, या फिर श्री कृष्ण की मनमोहक बातों के प्रति आकर्षक न हो इसलिए कानों में देना चाहती नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका श्री कृष्ण के बस में हो जाने के कारण। ठीक है, कै जो है इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, रसखान किन वस्तुओं पर तीनों लोगों का राज नौछावर करना चाहता है? मुकुट बंसी पर, करधनी और कंगन पर, या फिर लाठी कंबल पर, या पीतम्बर जो है और मुंज माल पर। इसका राइट आंसर होगा लाठी और कंबल पर तीनों पुर के जो है राज को त्यागने के लिए तैयार है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों गय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करेल के कुंज पर ऊपर में 12 पर रस खान किसका जो है त्याग कर सकते हैं? करेल के कुंजों पर रस खान किन का त्याग कर सकते हैं? तीनों लोग का, स्वर्ण धाम का, हीरे जवाहरात का, या फिर उपयुक्त सभी का। तो इसका प्रश्न है राइट जो होगा साथी वो होगा आपका स्वर्ण धाम पर, यानी कि जो स्वर्ण उसके धाम है, सोने के जो भवन है, सोने के जो उनके सुंदर मकान है साथियों, उनको वह नौछावर करने के लिए तैयार है। करेल के कुंजों पर क्या करने के लिए तैयार है? नौछावर, करोड़ों सोने के धामों को नौछावर करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण ने किसका गर्व नष्ट करने हेतु गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर धारण किया था? ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, या फिर कुबेर। राइट आंसर होगा साथियों आपका इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गोपिका ने किस वस्तु को अपने अधरों पर रखने से इनकार किया है? गोपी ने, गोपिका नहीं है साथियों, गोपी है, गोपी ने किस वस्तु को अपने अधरों मतलब होंठों पर रखने से इनकार किया है? फल को, दही को, दूध को, या बंसी को। तो राइट आंसर हो जाएगा मुरली को या बंसी को। घैस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, रसखान मनुष्य रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज में, मथुरा में, हस्तिनापुर में, या फिर अयोध्या में। राइट आंसर होगा आपका ब्रज प्रदेश में लेना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण की कौन सी मुद्रा गोपियों से संभाली नहीं जाती है? मुरली की तान जो है, मुख की मुस्कान, पीतम्बरी शोभा, या फिर बाकी चितवन। तो मुख की जो मुस्कान है वो उनसे संवारी नहीं जाती है।
ठीक है, ख इसका राइट आंसर होगा साथियों। अब उड़ी अनंत ने जाई, पहला पार्ट आ गया साथियों हमारा ये। अब उड़ी ने अनंत जाई। हंस अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहता है? मोती मिल जाने के कारण, मुक्ति का आनंद मिल जाने के कारण, भौतिक सुख की प्राप्ति हो जाने के कारण, या फिर जल क्रीड़ा का आनंद पाने के कारण। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुक्ति का आनंद प्राप्त हो जाने के कारण, मिल जाने के कारण, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर ने सच्चा संत किसे कहा है? इंद्रियों को वश में करने वाले को, बैर विरोध और संघर्षों से दूर रहकर ईश्वर भजन करने वाले को, संसारिक माया मोह में से दूर रहकर पूजा करने वाले को, या फिर भगवान की भक्ति करने वाले को। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा साथियों बैर विरोधों और संघर्षों से दूर रहकर ईश्वर भजन करने वाले, ईश्वर की भक्ति करने वाले को कबीर ने ऐसा कहा है। ख इसका राइट आंसर होगा। कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता, कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता मानते हैं। इसमें उसके उच्च कुल में जन्म लेने से, उसके उच्च कर्मों से, उसकी व्यवहारशीलता से, या उसकी विवेकशीलता से। तो याद रखना, उसके कबीर मनुष्य को श्रेष्ठ जो मानते हैं वो उसके उच्च कर्मों से मानते हैं। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उच्च कर्मों से, क्योंकि मनुष्य के यदि कर्म अच्छे होंगे तो उसके जो है तो वह ऑटोमेटिकली जो है प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। इसलिए मनुष्य कोई जो है वो जन्म से श्रेष्ठ नहीं बनता है, बल्कि अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है, ऐसा कबीर ने इस पार्ट में कहा है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर का निवास स्थल जो है वो कौन सा है? देखिए जो है मस्जिद में, धार्मिक तीर्थ स्थलों में, मानव हृदय में, या फिर काबा कैलाश में। तो सीधी बात है, ईश्वर का जो निवास स्थल है कबीर ने मानव हृदय को ही माना है। जिस प्रकार से वायु तुम्हारे निवास करती है तो ईश्वर ही तुम्हारे अंदर भी निवास करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पद में कबीर ने किस ज्ञान की आंधी की बात की गई है? भौतिक ज्ञान की, कैवल्य जो है ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की, या भावात्मक ज्ञान की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आध्यात्मिक ज्ञान की। क्या इसका राइट आंसर होगा साथियों? नेक्स्ट प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मन का सरोवर, कैलाश स्थित मानसरोवर, मान नामक सरोवर, या फिर एक विशेष स्थान। तो इसका राइट आंसर होगा मन का सरोवर, यानी कि मन के अंदर जो भाव हैं उसके अंदर कवि ने यहाँ पर इसके आशय व्यक्त की है। कवि के अनुसार विश्व कब अमृत बन जाता है? जब विषय वासनाओं का विकार हो जाता है, प्रेमी हृदय से मिलने पर जो है, या फिर भगवत भक्ति प्राप्त होने से, या फिर दरगाह उपेक्ष सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा एक प्रेमी हृदय, प्रेमी मित्र मिल जाने से क्या हो जाता है, उसके जो दुर्गुण है वो अमृत विष जो है वो अमृत में बदल जाता है। दुर्गुण विष रूपी सब अमृत में बदल जाता है। तो ख इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, पखापकी के कारणे, पखापकी से तात्पर्य क्या है? कवि का यहाँ पर पक्षापक्ष जो है, पक्ष अपक्ष, पक्ष विपक्ष, आग्रह विग्रह, या वो सभी। तो पक्ष विपक्ष, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पक्ष पक्ष दरगाह साथी है, ये गलत है, तो ख इसका राइट हो जाएगा पक्ष विपक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर के अनुसार संत सुजान का स्वभाव होता है कैसा? निष्पक्षीय, पक्षीय होता है, या फिर विपक्षी होता है, फिर उभयपक्षीय होता है। तो इसका राइट होगा निष्पक्ष होता है, इसका कोई पक्ष नहीं होता है, वो निष्पक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभरण कलश सुर भरा साधु निंदा सोई। तो साधु किसकी निंदा करते हैं? स्वर्ण कलश की, सुरा की, उच्च कुल की, या अनुचित कर्म की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुचित कर्म की। अनुचित कार्य की जो है साधु संत लोग क्या करते हैं? निंदा ही करते हैं। तो अनुचित कार्य का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अनुचित कर्म की निंदा करते हैं, हमको अनुचित कर्म नहीं करना चाहिए। ख इसका राइट आंसर जो घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें साथियों स्वर्ण कलश का भी दे रखा है कि उस बर्तन की जिसमें स्वर्ण कलश में यदि सुरा भरी हो यानी शराब भरी हो तो साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं। तो आपको यहाँ रखना इस पूरा कार्य यहाँ पर कर्म से है, तो अनुचित कर्म है, इसलिए यहाँ पर साधु की निंदा करते हैं उचित जो है अनुचित कर्म करने से। नेक्स्ट प्रश्न है, परमात्मा को जानने के लिए आवश्यक क्या है? संयम का पालन करना, भक्तिपूर्ण आराधना करना, कुंडली जो है जागरण करना, या फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति। इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका आत्मज्ञान की प्राप्ति।
परमात्मा को जगाने के लिए आवश्यक है कि तुम स्वयं, यदि आप स्वयं को जान लो तो मनुष्य को भी, ईश्वर को भी तुम जान सकते हो। यदि तुमने स्वयं को जान लिया तो मनुष्य को भी आप प्राप्त कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर कवि ने कहा है। तो घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवित्री ने मुक्ति का कहा आधार मार्ग क्या बताया है, यानी मुक्ति का जो है कवित्री जो है लद्यद ने उसका आधार मार्ग जो है क्या बताया है। मध्यम मार्ग, हठ योग साधना मार्ग, सहज समर्पण या फिर अहंकार का त्याग। तो याद रखना मध्यम मार्ग पर चलना है अपन को, तभी हम जो है मुक्ति का द्वार हमें जो है प्राप्त होगा, तभी मुक्ति हमको प्राप्त होगी और हमारे स्वर्ग द्वार हमारे लिए खुल जाएंगे। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। खींच रही में नाव, खींच रही में नाव, यह नाव किसका प्रतीक है। सागर पार करने की, संसार उद्धार की, माया मृग की या फिर आत्म साधना की। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये आया साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आत्म साधना की, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कवित्री ने हिंदू और मुसलमान दोनों को आराधना करने के लिए कहा है। राम की, शिव की, परमात्मा की या निराकार की। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा परमात्मा की, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न घर जाने की चाह है, कवित्री कौन से घर जाने की चाह रखती है। पिया का घर, ईश्वर का घर, पिता का घर या फिर स्वयं का घर। तो राइट रखना इसका राइट आंसर है ईश्वर का घर। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, मैं से खाकर, खा खाकर से अभिप्राय क्या है। 56 भोग, भोग विलास, रिश्वत या फिर दे रखा ऑप्शन आपके सामने अन्नकूट। इसका राइट आंसर होगा भोग विलास करना। ये खाकर के यहाँ पर कवि ने इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, सम खाएगा तभी होगा समभावी, सम खा तभी होगा समभावी में भाव क्या है। विद्युता का, समानता का, ज्ञान का या फिर सम्मान का। तो याद रखना समानता का, यानी समान अपना का मध्यम मार्ग अपना कर चलोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे लिए मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। तो खेस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न माझी का यहाँ पर प्रतीकार्थक अर्थ क्या है। माझी यहाँ कवि ने किसके लिए कहा है। केवट के लिए, खिवैया के लिए, ईश्वर के लिए, भक्त के लिए। तो माझी यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द ये। नेक्स्ट प्रश्न कवित्री ने ईश्वर का निवास स्थान कहाँ बताया। थल, नभ, जल या फिर हृदय। इसका राइट आंसर होगा हृदय, घ इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कवित्री के अनुसार साहिब से पहचान कौन कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख या चतुर। तो ज्ञानी व्यक्ति ही मिल सकता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद आता केरी और कोकिला के प्रश्न आते हैं साथियों। पाठ माखन त्रिवेदी का पाठ है ये। कवि ने कोयल की आवाज़ को हुक कहा है क्योंकि आवाज़ तीखी होने के कारण, दुख और वेदना की अनुभूति होने के कारण, आवाज़ में भय व्याप्त होने के कारण या फिर आवाज़ में मधुरता होने के कारण। तो याद रखना दुख और वेदना की अनुभूति होने के कारण, खेस का राइट आंसर हो जाएगा। कवि को कारावास में सहन करने पड़े थे दुख, कष्ट, भूख, अमानवीय यातना। जी हाँ, गैस ख जो है इसका जो घ घड़ी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कवि ने ब्रिटिश राज्य का गहना किसे कहा है। पराधीनता को, अन्याय अत्याचार को, अन्याय और अत्याचार को, हथकड़ियों को या फिर जरा का ऑप्शन ऑप्शन में उसकी अमानवीयता को। जिसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवि ने जो ब्रिटिश का गहना कहा है यानी आभूषण जो कहा है वो कहा है हथकड़ियों को। ग इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। कोयल किन्हें अपना संदेश सुनाना चाहती है। कवि को, कैदी को, स्वतंत्रता सेनानी को, उपयुक्त सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा घ, उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है हिमकर निराश कर चला मैं, हिमकर से क्या आशय। सूर्य, चंद्रमा, कोयल, तारा। राइट आंसर होगा हिमकर मतलब होता है चंद्रमा, ख इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कवि ने कोयल को अर्धरात्रि में चीखने पर क्या बताया है। मधुमाती, बुद्धिमती, बावली या फिर सौभाग्यशाली। ये तो बावली हो गई ऐसा कवि को लगता है। तो गैस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट कवि किसके व्रत पर अपने प्राण न्यौछावर करने को कहते हैं। नेहरू, गांधी, पटेल या फिर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आपका गांधी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, दावानल से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर दावानल से क्या तात्पर्य है। दावानल मतलब आग या फिर पेट की आग,
जंगल की आग या फिर ऑप्शन दे रखा है समुद्र की आग। राइट आंसर होगा साथियों आपकी जंगल की आग। गैस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी लोह श्रृंखला काली में लोह श्रृंखला से कवि का क्या तात्पर्य है? लोहे की कड़ी, बेड़ी, हथकड़ी या फिर जंजीर। लोह श्रृंखला यानी लोहे की कड़ी और यहाँ पर तात्पर्य उसका हथकड़ी से। गैस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने अपने युग की सबसे भयानक समस्या किसे माना है? ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, राइस जोशी द्वारा लिखा गया है साथियों। बच्चे का पढ़ने न जाने को या फिर बच्चा द्वारा मजदूरी पर जाने को या फिर ऑप्शन का सामने बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को या बढ़ती हुई महंगाई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बच्चे द्वारा मजदूरी पर जाने, मजदूरी यानी काम करने के जाने के लिए कवि को जो है इस प्रकार इस पर बहुत ही अधिक भयानक समस्या को मानता है कि बचपन में जो है सुबह सुबह और जिन्हें खेलने कूदने का समय वो ऐसे समय में बेचारे बच्चे जो है मजदूरी करने के लिए उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि की पीड़ा का विषय क्या है? यानी कि राजेश जोशी जो है उसकी पीड़ा का विषय क्या है? देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश में बढ़ता हुआ शोषण और अन्याय, देश में बच्चों की मजदूरी करने की व्यवस्था होना। तो घ इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जाते हैं, इसका कारण क्या है? खेल कूद के साधनों का न होना, विद्यालय का ढह जाना, उनकी किताबों पर फट जाना, माँ बाप का गरीब होना। सीधी बात है, यहाँ पर मेन कारण है माँ बाप का आर्थिक स्थिति कमजोर होना, गरीब होना। घ इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के अनुसार सबसे अधिक भयानक स्थिति है कौन सी है? बच्चों के न खेलने की, बच्चों के न पढ़ने की, बच्चों के काम पर न जाने जो है पर जाने की या फिर बच्चों के उद्दंड होने की। तो सीधी बात सिंपल उत्तर गैस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने सबसे भयानक पंक्ति किसे बताया है? बच्चे काम पर जाना, बच्चों का काम पर जाना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का काम पर जाना। गैस का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने किस तरह लिखा जाना भयानक बताया है? विवरण की तरह लिखना, प्रश्न की तरह लिखना या फिर उत्तर की तरह, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा इसको विवरण की तरह लिखा जाना, इसे भयानक बात बताया है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। 104वां प्रश्न है, इसमें 153 प्रश्न है साथियों टोटल। कवि ने बच्चों की गेंदों को कहाँ गिरने की आशंका बताई है? नदी में, सागर में, अंतरिक्ष में या आकाश में? जी राइट आंसर होगा अंतरिक्ष में। गैस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के सारे खिलौने को कहाँ दबा होना बताया है? कवि ने यहाँ पर राजेश जोशी ने पहाड़ के नीचे, लाल पहाड़ के नीचे, काले पहाड़ के नीचे या फिर ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। तो काले पहाड़ के नीचे। गैस का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में भूकंप में क्या ढह गया है? ऐसा लेखक मानता है, कवि मानता है यहाँ पर कि प्रस्तुत कविता जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें भूकंप में क्या ढह गया है? स्थिति को दर्शाइए। मकान, दुकान, मदरसा या फिर बाजार। तो सीधी बात है मदरसा, विद्यालय। गैस का राइट आंसर होगा साथियों। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि ने ये भयानक स्थिति कहाँ की बताई है? देश की, विदेश की, विश्व की, उपयुक्त सभी। ठीक, पूरे विश्व की बताइए साथियों। ठीक है, गै जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांव के खेतों में दूर दूर तक कोमल हरियाली फैली हुई है, सूर्य की किरणों की तरह, मखमल की तरह, कलियों की तरह या रेशम की तरह। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका मखमल की तरह दूर दूर तक जो है हरियाली फैली हुई है खेतों में, गांव में। छिमियाँ लटक रही हैं रेशम के समान, मखमल के समान, मखमली पीढ़ियों के समान जो है फलों की डिब्बों के समान। तो राइट आंसर मखमली पीढ़ियों के समान। गै इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, पेड़ में कोटा है कटहल का, जामुन का, पीपल का, ढाक का। तो जामुन का जो पेड़ है वो मया कोटा है। ठीक है, खे इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं काले काले जामुनों में, पके बेरों में, पीले पीले मीठे अमरूदों में, मटर की फलियों में। तो जो है लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं किसमें? आपके पीले पीले मीठे अमरूदों में। गैस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है 112 का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। गांव की हरियाली हंसती हुई प्रतीत होती है हवा के झोंके से,
जो है पड़े ओस के कणों से, धूप की जो है सूर्य की धूप से, या फिर चंद्रमा की चांदनी से। इसका राइट उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है साथियों। क्या इसका राइट आंसर होगा? नेक्स्ट प्रश्न है, श्यामलता भूतल पर कौन झुका हुआ है? हरित रुधिर, नील फलक, उजली जाली, या फिर मखमल। तो नील फलक जो है भूतल पर झुका हुआ ऐसा प्रतीत कवि को यहाँ पर होता है। तो ख इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित तरह से कौन झांक रही है? सरसों, अलसी, नीलम, या फिर अरहर। तो जो है अलसी झांक रही है, नीलम ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा की सतरंगी रेती किसके समान प्रतीत हो रही है? लहरों की तरह, किरणों की तरह, सांपों की तरह, या फिर दे रखा है खरबूजों की तरह। तो राइट आंसर होगा आपका सांपों की तरह। यहाँ पर लेयर सी बनी हुई है पूरी रेती में। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम में, मरकत का क्या अर्थ है यहाँ पर? हीरा, रूबी, कुंदन, या फिर पन्ना। मरकत का तात्पर्य यहाँ से है पन्ना से। घ इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। टमाटर पकने के पश्चात कवि को कैसे लगते हैं? फूल, मखमल, लाल, रुधिर। ठीक है, तो ये मखमल के समान लाल लगते हैं। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आए, अब नेक्स्ट पास्ट हमारा, मेघ आए बन ठन के सच के समर के सुंदर वेश धारण करके। ठीक है, पाठ अच्छा, बहुत ही शानदार। मेघ किस रूप में आए हैं? अतिथि के रूप में, दामाद के रूप में, मेहमान के रूप में, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर मेघ जो आए साथी वो दामाद के रूप में बन के आए। ख इसका राइट आंसर हो जाए। कवि ने मेघ को यहाँ पर दामाद को जो मेघ बताया है। ठीक है, मेघों को यहाँ कवि ने दामाद के रूप में व्यक्त किया है। जो है आपका यहाँ पर मानविक अलंकार है। मेघ रूपी पाहुन को बताया गया है गांव का, शहर का, देश का व विदेश का। राइट आंसर होगा शहर का। जो मेघ रूपी पाहुन है, जो मेहमान है, वो शहर का है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघों की किसने आगे बढ़कर जुहार की है? नदी ने, ताल ने, पीपल ने, या फिर ऑप्शन आ जाएगा पेड़ ने। तो जुहार किसने की है, स्वागत किसने किया है? पीपल के पेड़ ने किया है। गैस का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े बंठन के सच के समर के कौन आ गए हैं? मेघ, बादल, जलद, या फिर सभी। तो यहाँ पर मेघ बोल दो, बादल बोल दो, जलद बोल दो। ठीक है, राइट आंसर होगा घ, उपयुक्त सभी। बरस बाद सुधी लीनी, ये किसने कहा है? ब्यार ने, हवा ने, लता ने, पर नदी ने। गैस को उत्तर हो जाएगा, ये कहा है किसने साथियों? लता ने। बेल ने कहा है। गली गली दरवाजे खिड़कियाँ किसे देखने के लिए खुलने लगे हैं? मेघ को, पाहुन को, अतिथि को। तो यहाँ पर जो है मेघ को देखने के लिए गली गली क्या खुल गए हैं? दरवाजे खिड़कियाँ खुल गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मेघों के आने पर आगे आगे नाचती, आगे आगे नाचते कौन चल रहा है? कौन चला? युवक, युक्ति, बयार, हवा, या फिर आंधी। तो राइट आंसर होगा आपका गे, बयार चल रही है, हवा चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस जलप्रलय में कृतिका से साथ ये प्रश्न है। अब 30 प्रश्न है इसमें, देखिएगा। बाढ़ के कारण दुकानों के खरीद बिक्री बंद हो जा चुकने पर भी किसकी बिक्री बढ़ गई थी? कोयला की, केरोसिन की, या फिर पान की, या फिर गैस की। तो पान की जो अचानक जो दुकान थी उसकी बिक्री बढ़ गई थी बरसात के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, अब कहाँ जाइएगा? कॉफ़ी हाउस में तो अब ले पानी आ गया होगा, ये बात किसने कही थी? नाव चलाने वाले ने, रिक्शा वाले ने, तांगे वाले ने, या फिर जो है कार वाले ने। राइट आंसर होगा साथियों रिक्शा वाले ने। बेस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, पाठ के शीर्षक इस जल प्रलय में, पाठ का जो शीर्षक है इस जल प्रलय में, जल प्रलय से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? अकाल, तूफान, आर्द्रता, या फिर ऑप्शन दे रखा है सामने आपके बाढ़। राइट आंसर हो जाएगा बाढ़। ठीक है, यहाँ बाढ़ की हालत को कवि ने, पटना की जो बाढ़ है साथी उसको यहाँ कवि ने वर्णन किया है इस पाठ में, जिस जल प्रलय में। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये वाक्य है उसका। हमारा कुकुर यानी हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हूँ नहीं जाएगा। बीमार नौजवान के इस कथन में कुकुर शब्द किसके लिए आया है? दुकानदार के लिए, कुत्ते के लिए, डॉक्टर के लिए, या फिर दे रखा है नाप के लिए। तो ये डॉक्टर के लिए आया है। सही इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो रहेगा कुकुर मतलब होता है कुत्ता। वेरी सॉरी, कुकुर शब्द कुत्ते के लिए पर्यायवाची शब्द है इसका ये। तो कुत्ते के लिए कुकुर शब्द यहाँ पर आया है, उस वीर नौजवान ने उससे कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के गांव में प्रतिवर्ष कौन शरण लेते हैं? बाढ़ से पीड़ित लोग, अकाल से पीड़ित लोग, निर्धन लोग, या फिर बीमारी से पीड़ित लोग। तो लेखक के गांव में जो है प्रतिवर्ष जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं
उससे वे लोग यहाँ पर आकर शरण लेते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 130वां प्रश्न साथियों, 1967 में कौन सी नदी का पानी जो है पटना के राजनगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में भी घुस गया था? गंगा नदी का, महानंदा नदी का, महानदी का, पुनपुन नदी का, या फिर ऑप्शन का सामने है चंबल नदी का? तो इसका राइट आंसर होगा आपका से पुनपुन नदी का। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, लेखक किस पर बैठकर बाढ़ का पानी देखने को निकला था? बस में, कार में, रिक्शे में या तांगे में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रिक्शा, से इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसहरी जाति के लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं? दोना पत्तल बनाकर, रिक्शा चलाकर, नाव चलाकर या खेती करके? दोना पत्तल बनाकर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मृत्यु के तरल दूध से तात्पर्य क्या है? केरोसिन मिला पानी, गेरुआ झाग वाला पानी, दवा मिला पानी या फिर तेलीय पानी? तो राइट आंसर होगा आपका जो है गेरुआ झाग वाला पानी, गिलास से भरा हुआ। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी के फैलने की आशंका रहती है? हैजा, मलेरिया, उल्टी, दस्त, उपयुक्त सभी? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, लेखिका ने बागलकोट कस्बे में अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोला था। ये कस्बा कौन से राज्य में? बिहार में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में? राइट आंसर होगा आपका ये कर्नाटक में है। ये जो स्कूल है कर्नाटक में उनको खोला गया था। लेखिका को उनके पिताजी द्वारा कौन सा उपन्यास दिया गया था? कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान या वृद्धाश्रम जो है कारामजोब? राइट आंसर होगा द। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया तो लेखिका बीमारी के कारण जश्न में शामिल नहीं हो सकी। लेखिका पीड़ित थी टाइफाइड से, टीबी से, कैंसर से या फिर ऑप्शन रखा है आपके उदर रोग से यानी पेट दर्द से? जी नहीं, राइट आंसर टाइफाइड से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका के तीसरे नंबर की जो बहन का नाम था वो क्या था? उमा, चित्रा, रेणु या अचला? राइट आंसर होगा साथियों चित्रा था, बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ ही प्रश्न और बचे हैं साथियों, लेखिका के सोम सहित कुल कितनी बहनें थी? 3, 4, 5 या फिर 6? राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 बहनें थी कुल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, पाठ में जो है पर्दानसी शब्द का तात्पर्य क्या है? पर्दा करने वाली स्त्री, पर्दा नहीं करने वाली स्त्री, खेती करने वाली स्त्री या व्यापार करने वाली स्त्री? तो याद रखना राइट आंसर पर्दा करने वाली स्त्री, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। लेखिका का सोम का घर का जो नाम था वो क्या था? अचला, चित्रा, रेणु या फिर उमा? अच्छा प्रश्न साथियों ये आया है, इसका नाम था उमा। क्या नाम था उनका? लेखिका का सोम का नाम उमा था। लेखिका की माँ रुचि रखती थी किसमें? घरेलू कामकाज में, किताबें पढ़ने, संगीत सुनने में, सिलाई कार्य में या फिर व्यापार करने में? राइट आंसर होगा आपका बे, किताबें पढ़ने और संगीत सुनने में, भजन सुनने में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, लेखिका की नानी ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ करने की इच्छा प्रकट की थी? अंग्रेजी अधिकारी से, डॉक्टर से, स्वतंत्रता सेनानी से या फिर उद्योगपति से? राइट आंसर होगा से, स्वतंत्रता सेनानी से या सेनानी से। लेखिका के नाना के क्रांतिकारी मित्र का क्या नाम था? विक्रम सिंह, धन्ना राय या फिर सोहनलाल या फिर प्यारे लाल शर्मा? देश का राइट आंसर होगा प्यारे लाल शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोपाल प्रसाद पेशे से तो थे वो क्या थे? डॉक्टर, व्यापारी, वकील या अध्यापक? सही इसका राइट आंसर होगा वकील थे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी अंतिम पार्ट साथियों ये और अंतिम प्रश्न है ये हमारे ये 9 प्रश्न है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र जो है वो कौन सा? प्रेमा है, उमा है या फिर जो है रामस्वरूप है या फिर ऑप्शन का आपका गोपाल प्रसाद है? तो याद रखना उमा, ठीक है, जिसकी शादी के लिए आते हैं लोग बाप बेटे दोनों। तो यहाँ पर उमा जो है इसका प्रमुख पात्र है एकांकी का। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे बात करते हैं, इसका उत्तर बताना है आपको कि रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है? कमेंट्स बॉक्स में बताना है 140 का उत्तर क्या होगा, 140 का उत्तर क्या होगा, इसके लेखक कौन है? नेक्स्ट प्रश्न है, शंकर जो है लखनऊ के कौन से कॉलेज में पढ़ता था? इंजीनियरिंग कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में या फिर बीएड कॉलेज में? तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमा अपनी पढ़ाई के बारे में बताते समय कौन सी पुस्तक पढ़ने की बात करती है? स्त्री,
सुबोधनी, गीता, मधुशाला या फिर भोर का तारा। तो राइट आंसर होगा ए, स्त्री सुबोधनी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, एकांकी की पात्र उमा ने कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की थी? 8वीं, मैट्रिक, बीए या फिर एमए। राइट आंसर होगा बीए तक, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक कौन है? फणीन्द्रनाथ रेणु, जगदीश चंद्र माथुर, मृदुला गर्ग या फिर विद्यासागर। ठीक है, आ चुका प्रश्न है साथियों ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एकांकी में उमा को विवाह के लिए लड़के वाले कौन कौन से देखने आते हैं? लड़के वाले कौन कौन देखने आते हैं? तो देखिए, गोपाल प्रसाद रामस्वरूप आते हैं, या फिर रतन शंकर रतन, रामस्वरूप रतन, या फिर शंकर गोपाल प्रसाद। तो शंकर गोपाल प्रसाद देश का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। शंकर गोपाल प्रसाद उन्हें देखने के लिए आते हैं, कौन को भाई? उमा को। घरेलू नौकर रतन से चादर मंगवाने पर वह प्रमा से भूलवश चादर की बजाय क्या मांगता है? रजाई, गद्दा, धोती या फिर पर्दा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका धोती मांगता है, सही इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है साथियों ये, शंकर को नौकरानी के पैर पड़कर अपना मुंह छिपाकर क्यों भागना पड़ा था? चोरी करते पकड़े जाने पर, लड़ाई करते पकड़े जाने पर, झूठ बोलते पकड़े जाने पर, या फिर लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द घूमते पकड़े जाने पर। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा द। ठीक है साथियों, ये हमारे 153 पूरे प्रश्न पूरे हुए, आप देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।